तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन किसका करना है? दो या दो से अधिक शासन प्रणालियों की तुलना करनी है। तो ऐसे में जो रिसर्चर है वो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किस किस विषय को अध्ययन में शामिल कर सकता है? कौन सी संस्थाएं हैं, कौन से कार्य हैं राज्य से संबंधित, सरकार से संबंधित, ये सारा जो है ये तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र या स्कोप है। फर्स्ट इसमें आ जाएगा राजनीतिक गतिविधि, पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब कोई भी समाज है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ राजनीतिक गतिविधि ना होती हो। अब जब राज्य नाम की संस्था नहीं थी, जब कोई कानून निर्माण वाली संस्था नहीं थी, लोग तो तब भी थे, समाज तब भी था। और तब आपने सुना होगा पंच निर्णय हुआ करते थे, होते थे ना, माने झगड़े तब भी होते थे, फैसले तब भी होते थे, सजाएं तब भी सुनाई जाती थी। और तब भी जब पंच जो थे वो एक तरह से शक्ति के स्रोत हो गए ना उसमें, कि वो सबसे बुद्धिमान माने गए, तो पंच बनने के लिए भी तो झगड़े होते होंगे कि मुझे भी पंच बनना है। तो राजनीति तब भी चलती थी, नाम नहीं था, ये शब्द नहीं था, लेकिन राजनीति तब भी चलती थी। तो ऐसे में कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ कोई राजनीतिक गतिविधि ना होती हो। जब भी किसी समाज में, जब भी किसी राज्य में कोई घटना घटती है, कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है बड़े स्तर पर, तो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक कारण जरूर होता है। कोई समस्या आती है जब किसी राज्य के समक्ष, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का कि वो जो राज्य सरकार है, राज्य का अर्थ यहाँ देश से है, राज्य जब उस समस्या के समाधान के लिए कोई कार्य करता है, वो क्या है? वो राजनीतिक गतिविधि है। और देखा जाए इसको ब्रॉडर सेंस में, तो समस्या के जो जन्म के कारण हैं उनमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधि होती है। तो समस्याएं हर जगह उपजती हैं, उनके समाधान भी हर देश में किए जाते हैं, और इनकी समस्या की जड़ में भी और समस्या के समाधान में भी, दोनों में ही राजनीतिक गतिविधि होती है। माने हम जाने अनजाने किसी न किसी रूप में राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा बनते हैं। और ये जो राजनीतिक गतिविधि है, ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ समाप्त होती है, ये इसका और छोर जानना बहुत कठिन है। लेकिन जो तुलनात्मक राजनीति का विचारक है, उसको राजनीतिक गतिविधि को जाने बिना किसी भी शासन प्रणाली का यदि वो अध्ययन करता है, तो उसके लिए एक बड़ी असंभव सी बात हो जाएगी कि वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए। उसे हर देश की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं, उसके कारण लोग किस तरीके से राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा जानना होगा। माने समग्र वातावरण को समझना होगा। बहुत बार हम जाने अनजाने में राजनीतिक गतिविधि में भाग लेते हैं। हम नियमों का पालन कर रहे हैं, रोड क्रॉस करते हैं, नियम का पालन करते हैं, तो ये नियम किसने बनाए हैं? राज्य ने। और जब हम नियम तोड़ते हैं, जाम लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वो तो बहुत व्यापक है, वो इन छोटी छोटी घटनाओं का अध्ययन नहीं करेगा, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। हमने गलत रोड क्रॉस किया, एक ट्रक, दो ट्रक, तीन ट्रक, उन्होंने गलत रोड क्रॉस किया और जाम लगना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से ही जो राज्य में समस्याएं आती हैं, एक व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया दी, उसके एवज में दूसरे ने कोई और प्रतिक्रिया दी, और ये प्रतिक्रियाओं का जो अंबार हुआ वो एक समस्या के रूप में उत्पन्न हो गया, चाहे वो प्रतिक्रिया जाने अनजाने दी गई थी। तो ये जितनी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां हैं, ये व्यक्ति कैसे इनमें इन्वॉल्व होता है, कब किस तरीके से इनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, और कहाँ कहाँ ये राज्य को प्रभावित करती हैं, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं।
तुलनात्मक राजनीति के विचारक ने इनका अध्ययन करना ही होता है। सेकंड है इसमें अनेक क्यों का अध्ययन। क्यों यहाँ इन्वर्टेड कोमा में आ जाएगा, दोनों तरफ सिंगल कोमा आ जाएंगे। स्टडी ऑफ मैनी वाइज, जो तुलनात्मक राजनीति का विचारक है उसको अनेक तरह के क्यों का जवाब ढूंढना है। अब देखा जाए तो ज़्यादातर देशों में प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली है, लेकिन जिस तरीके से प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली पश्चिमी देशों में सफल है, एशियाई और पिछड़े हुए देशों में उतनी सफल क्यों नहीं है। क्यों आ गया यहाँ, ये क्यों कौन जानेगा? तुलनात्मक राजनीति का विचारक जो शोध कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, जो अनुसंधान कर रहा है। इसी तरह से 1917 में रूस में क्रांति आई। रूस उस समय कृषि प्रधान देश था, अविकसित देश था, वहाँ क्रांति आई। लेकिन दूसरे जो अविकसित देश थे वहाँ नहीं आई। क्यों नहीं आई? एक बहुत बड़ा क्यों है ये कि रूस में फिर क्रांति के क्या कारण थे? वो कारण क्या दूसरे देशों में नहीं थे? यदि थे तो वहाँ क्रांति क्यों नहीं आई? तो इसी तरीके से जब हम साम्यवाद की बात करते हैं, साम्यवादी विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। उसने दी थी ये इंग्लैंड के संदर्भ में कि आर्थिक असमानता जिस तरीके से बढ़ रही है तो इसके कारण एक दिन क्रांति आएगी, जो मजदूर वर्ग है वो पूंजीपतियों का विनाश कर देगा। तो साम्यवाद दिया था कार्ल मार्क्स ने इंग्लैंड के संदर्भ में, लेकिन इंग्लैंड में तो कोई क्रांति नहीं आई। और साम्यवाद अपनाया किसने? साम्यवाद के जो सिद्धांत थे, रूस में सोवियत संघ बना साम्यवादी सिद्धांतों के आधार पर। इसी तरह से चीन ने साम्यवाद को अपनाया। रूस तो कृषि प्रधान देश था, जबकि ये जो थ्योरी दी गई थी, प्रतिपादित की गई थी, ये उद्योग प्रधान देशों के लिए दी गई थी। और साम्यवाद का जो प्रचार प्रसार है वो कुछ देशों में हुआ, बाकियों में नहीं हुआ। अब यूएसएसआर भी कब का विखंडित हो चुका, तो वहाँ सोवियत संघ जो था, जहाँ इसके साम्यवाद का इतना अधिक प्रभाव था, वहाँ उदारवादी विचार क्यों पनपने लगे? इस क्यों का जवाब कौन ढूंढेगा? तुलनात्मक राजनीति का विचारक। दूसरे देशों में साम्यवाद क्यों कमजोर पड़ गया? जितने भी इस तरह के क्यों हैं उनका उत्तर राजनीतिक विचारक को ढूंढना है। तो अनेक क्यों का अध्ययन उसको करना है, तब जाकर वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगा। थर्ड है इसमें राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर। जो आधुनिक राजनीतिक शास्त्री हैं ये क्या मानते हैं कि जो राजनीति है वो शक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है। राजनीति में कोई भी आता है तो वो शक्ति प्राप्त करने की इच्छा से ही आता है। जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं, आप किसी से पूछ लो, कोई भी पत्रकार जब इनका इंटरव्यू लेता है कि आप राजनीति में क्यों आए, हाथ जोड़कर बड़े विनम्र उससे कहेंगे जनता की सेवा की इच्छा थी। यही बोलते हैं ना, कितनी सेवा करते हैं। तो ये जो भी है, जबकि राजनीति में कोई भी आता है उसका उद्देश्य जो प्रमुख है वो शक्ति प्राप्त करना ही होता है। राजनीति शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसे में अब यदि हम प्रजातंत्रीय शासन प्रणालियों को देखते हैं, प्रजातंत्र में तो संविधान में सारी व्यवस्था की गई है कि शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त करने के बाद कितने समय तक कैसे उसको स्थिर रखा जा सकता है, और किस तरीके से शक्ति का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से कर दिया जाता है। सब कुछ चुनाव के माध्यम से होता है प्रजातंत्र में, निश्चित है सब। लेकिन जो
सर्वसत्तावादी संस्थाएं हैं या सर्वसत्तावादी राज्य हैं, तानाशाही व्यवस्थाएं हैं, वहाँ तो इतनी आसानी से सत्ता परिवर्तन इस तरीके से तो नहीं होता। जहाँ बंदूक के बल पर शासन किया जाता है वहाँ मतदान भी बंदूक के बल पर खुद के पक्ष में करा लिया जाता है। ज़्यादा दूर क्यों जाए, हम भारत और पाकिस्तान का ही देख लें। पाकिस्तान भारत से मात्र एक दिन बड़ा है। 15 अगस्त 1947 भारत का स्वतंत्रता दिवस है, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का। और यदि प्रजातंत्र की हालत हम दोनों देशों में देखते हैं तो भारत का प्रजातंत्र तो बहुत तरक्की कर चुका है और पाकिस्तान में इतने सालों में प्रजातंत्र कभी आया है कभी गया है, कभी तानाशाही व्यवस्था सैन्य शासन आ गया, कभी प्रजातंत्र, कभी सैन्य शासन, कभी प्रजातंत्र। माने वहाँ प्रजातांत्रिक मूल्य कमजोर है। उसमें कुछ जो कारण है वो संविधान का जो 8वां संशोधन है वो भी है, लेकिन जनता कैसे वो सारा कुछ सहती है, क्यों नहीं उस संशोधन को फिर से परिवर्तित करने की मांग उठाती। माने वहाँ के प्रजातांत्रिक मूल्य कमजोर हैं। तो जो शक्ति है किस देश में प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली में किस प्रकार से शक्ति प्राप्त की जाती है, कैसे उसका हस्तांतरण किया जाता है, सर्वसत्तावादी राज्यों में शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे स्थिर की जाती है, ये जो सारा अध्ययन है वो तुलनात्मक राजनीति के विचारक को करना है कि जो शक्ति है वो प्राप्त कैसे होती है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है और उसको शक्ति प्राप्ति के लिए जो संघर्ष किया जाता है विभिन्न समूहों के द्वारा, उन समूहों के संघर्ष का जो अध्ययन है वो भी तुलनात्मक राजनीति के विचारक को करना है। नेक्स्ट है इसमें समूहों का अध्ययन। समूह, समुदाय या संगठन किसे कहेंगे? भीड़ को तो हम समूह नहीं कह सकते क्योंकि भीड़ का तो कभी कोई चेहरा ही नहीं होता। समूह या समुदाय ऐसे लोगों का एक, हम क्या कहेंगे, कुछ ऐसे लोग जो कि कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों के तहत संगठित होकर प्रयास करते हैं, तब वो समूह या समुदाय कहलाते हैं। तो हर राज्य में राजनीतिक दल भी होते हैं। राजनीतिक दल भी अपने आप में समूह या समुदाय हैं। उनके कुछ उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है? सत्ता प्राप्ति। राजनीतिक दल का तो एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्ति, लेकिन अन्य बहुत सारे समूह या समुदाय होते हैं जिनका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं होता। राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है तो वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के समय वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। लेकिन बाकी जो समूह या समुदाय हैं वो अपने हितों के लिए इन राजनीतिक दलों से समझौते करते हैं। जैसे हित समूह है, दबाव समूह है। दबाव समूह जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित हैं। धार्मिक क्षेत्र से भी, जातीय भावना से संबंधित भी दबाव समूह हैं। इसी तरह से आर्थिक क्षेत्र से संबंधित, व्यवसाय आर्थिक क्षेत्र में ये सारे आ जाएंगे। व्यवसाय है या कोई नौकरी करते हैं तो टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इसी तरीके से वकील, डॉक्टर जो भी हैं, सबके अलग अलग दबाव समूह हैं। मजदूर हैं, उनकी यूनियंस हैं। इन सब की जो यूनियंस या जो दबाव समूह हैं, जातीय आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर या आर्थिक आधार पर, ये सारे कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं, इनसे प्रभावित होते भी हैं। तो किसी भी राज्य में जो समूह या संस्थाएं हैं वो किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं और कैसे राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित हो रही है। हर देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के अनुरूप इनकी संरचनाएं क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनके प्रभाव क्या हैं। तुलनात्मक राजनीति का विचारक इनका अध्ययन भी कर सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन। राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक
अध्ययन जो आधुनिक युग में उसमें राज्य और सरकार के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वह है राजनीतिक प्रणाली। पिछले क्वेश्चन में भी जैसे आपने ये पढ़ा था कि जो हर राजनीतिक प्रणाली का एक ढांचा होता है, औपचारिक ढांचा। क्या आ जाएगा उसमें? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून निर्माण, कानून को लागू करना और न्याय करना। अब हर देश में ये जो प्रणाली का ढांचा है या प्रणाली की जो संरचना है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। बेशक से जो प्रजातंत्रीय देश है, हम एक देश के प्रजातंत्र के औपचारिक ढांचे का दूसरे देश प्रजातंत्रीय देश के औपचारिक ढांचे से तुलना करते हैं तो उसमें बहुत सारे अंतर पाएंगे, क्योंकि ढांचे की जो संरचना है वो हर देश में अलग अलग है, उसके संविधान के अकॉर्डिंग है। तो ऐसे में औपचारिक ढांचे की तुलना भी तुलनात्मक राजनीति का विचारक कर सकता है। और इसके साथ ही साथ अर्ध संरचनाएं। अर्ध संरचनाएं क्या हैं? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस औपचारिक ढांचे के अलावा हर राजनीतिक समाज में कुछ अन्य समूह भी पाए जाते हैं, अन्य संस्थाएं भी हर समाज में हैं, हर राजनीतिक समाज में। चाहे वो मीडिया है, चाहे वो दबाव समूह है, हित समूह है, या किसी भी तरह से जो लोग हैं किसी गतिविधि में भाग लेते हैं और वो गतिविधि उनकी राजनीतिक व्यवस्था को, औपचारिक ढांचे को प्रभावित करती है। जैसे हमारे देश में हड़ताल भी होती है, आंदोलन भी होते हैं। ध्यान होगा ना अभी 2 साल पहले हरियाणा कैसे जला था। तो ये जो सारे कार्य हैं इस तरह के, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संरचना को प्रभावित करते हैं। तो जो तुलनात्मक राजनीति का विचारक है वो प्रणाली का जब तक समग्र अध्ययन नहीं करेगा, केवल औपचारिक ढांचे का यदि वो अध्ययन करना चाहे तो वो अध्ययन अपने आप में पूरा नहीं होगा, क्योंकि हर औपचारिक ढांचा किसी अलग विशेष प्रकार के वातावरण में कार्य करता है। उस विशेष प्रकार का जो अलग वातावरण है हर देश का, उसका जब तक अध्ययन नहीं होगा, माने जब तक समग्र अध्ययन नहीं होगा, तब तक कोई ठोस सिद्धांत तुलनात्मक राजनीति का विचारक प्रतिपादित नहीं कर सकता।